हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम यूपी रेवेन्यू कोड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है इजेक्टमेंट। इजेक्टमेंट रियली काफी इम्पॉर्टेंट है। ये 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, 20 में नहीं तो 10 में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका जो पूरा टोटल सेक्शन हमारा यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंदर दिया है वो है 130 से लेके 137 तक। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसकी मीनिंग जानेंगे। इजेक्टमेंट का मतलब होता है कि डिस्पोजिशन करना, कि जैसे कि आपने किसी को बेदखल कर दिया, उसे बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको बेरेक्ट के साथ ही। आप अपनी बेरेक्ट अपने साथ रखें, क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ बेरेक्ट से ही पढ़ा रही हूँ। बेरेक्ट से काफी इजी होता है पढ़ना। इस पे बेसिकली मैंने कोई नोट्स बनाए नहीं है, क्योंकि सब कुछ बेरेक्ट में बहुत अच्छी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में दी हुई थी। तो देखो, इजेक्टमेंट आप कब करते हो? किसी को इजेक्टमेंट आप तब करोगे जैसे कि मान लो कि मैंने आपको कोई लैंड दिया है और आपने उस लैंड का रेंट पे नहीं किया, या आप पे करना नहीं चाहते हो, या आप उस प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, तब मैं आप उस चीज को उसको निकालूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे इसमें जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर ये बोला गया है कि आप कोई भूमिदार जो है उसको आप कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास तो अपनी लैंड होती है। तो भूमिदर विद ट्रांसफरेबल राइट हो या भूमिदर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट हो, तो इसके अंदर ये जो दोनों हैं ये इजेक्टमेंट के प्रोसेस में नहीं आते। तो आप इजेक्टमेंट इसमें किसका करोगे? असामी का, या जो गवर्नमेंट लेजी होते हैं, आप उन लोगों का जो है ये इंक्लूड नहीं होते। असामी एंड गवर्नमेंट लेजी जो है वो इंक्लूड नहीं होते हमारे इजेक्टमेंट के अंदर। तो आप इन जो हमारा ये टॉपिक है तो उसके अंदर ये बता रखा है। अब स्टार्ट करते हैं। भूमिधर नॉट टू बी इजेक्टेड, आप कभी भूमिधर को इजेक्ट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130। नो भूमिधर शैल बी लाइबल टू इजेक्टमेंट फ्रॉम द लैंड हेल्ड बाय हिम एक्सेप्ट मतलब क्या है? आप भूमिधर को तो इजेक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ छूट है कि जो अगर ये प्रोविजन जो ये कोड है ये कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो उसको आप इजेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन बेसिकली आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली साफ क्लियर लिखा नहीं है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपनी वेब पे। मैंने यहाँ से लिखा हुआ है कि नॉट इंक्लूड असामी और गवर्नमेंट लेजी, कि एक्सेप्शन क्या है असामी और गवर्नमेंट लेजी का, कि इन दो को आप इजेक्ट कर सकते हो। सेक्शन 131 बोलता है सूट फॉर इजेक्टमेंट एक्सेट्रा अगेंस्ट असामी, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सूट कर सकता है इजेक्टमेंट का, किसके अगेंस्ट में? असामी के अगेंस्ट में। तो जो लैंड होल्डर है, जिसकी लैंड होती है, वो सूट कर सकता है, या ग्राम पंचायत कर सकती है। और किस ग्राउंड पे करेगी वो हम ये देखेंगे। ग्राउंड यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट, कि अगर जो असामी है वो उस जो लैंड असामी जो है वो लैंड लेता है, उस लैंड को डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे कि मतलब उसमें एग्रीकल्चर का काम करना था बट उसने आग लगा दिया या कुछ और काम कर रहा है, उस लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो क्या करेगा? तो ये ग्राउंड है उसको इजेक्ट करने का। सेकंड ग्राउंड क्या दे रखा है कि अगर उसका जो टाइम पीरियड है, ऑलरेडी जो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है, तो आप उसको इजेक्ट कर सकते हो। या असामी इज यूजिंग द लैंड फॉर द पर्पज ऑफ परमिटेड बाय सेक्शन 84 के अंदर जो कॉन्ट्राविन ऑफ राइट ऑफ एन असामी फॉर एक्सक्लूजन पोजीशन ऑफ हिज होल्डिंग, जैसे कि कोई भी कॉन्ट्राविन कर रहा है, किसी रूल्स को ब्रेक कर रहा है जो हमारे सेक्शन 84 के अंदर दिया हुआ है, अगर कोई ऐसा काम वो असामी कर रहा है तो भी उसको इजेक्ट किया जा सकता है, वो एक ग्राउंड बन सकता है। फोर्थ बोल रखा है लैंड होल्डर, जैसे कि मान लो कि एक लैंड होल्डर है वो डिसेबिलिटी है और उसने अपनी जो लैंड है वो एज असामी को काम करने के लिए दिया था कि कुछ टाइम तक आप काम कर लो, बट जब उसकी डिसेबिलिटी ठीक हो जाती है और वो चाहता है कि मुझे अब ये लैंड दोबारा वापस चाहिए, तो वो इजेक्टमेंट का सूट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाती है, देन ही विश टू ब्रिंग द लैंड अंडर हिज पर्सनल कल्टिवेशन, तो ये एक ग्राउंड है। तो दैट द असामी वॉज इन एरियर और अ रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, अगर वो 1 साल से ज्यादा अगर उसने एरियर कोई रेंट या कोई एरियर पे नहीं किया है, तो ये भी एक ग्राउंड है कि आप उस पर सूट कर सकते हो इजेक्टमेंट का। एफ में बताता है, एफ में ये बहुत बोल रखी है कि असामी जो है ट्रांसफर द होल और पार्ट ऑफ द लैंड। सबसे पहले तो हमें आपको ये पता ही है हम लोगों को, क्योंकि मैंने ये लैंड होल्डर वाला टॉपिक पढ़ाया था, लैंड टेन्योर्स कौन होते हैं।
तो उसमें असामी बताया था कि असामी के पास ट्रांसफर करने का कोई राइट नहीं होता है। अगर असामी किसी को गिफ्ट कर रहा है वो लैंड, और या ट्रांसफर कर रहा है, सेल आउट कर रहा है या एक्सचेंज कर रहा है, तो वो ये चीज नहीं कर सकता। और इसको करते हुए अगर वो मिल गया तो कोई जो ग्राम पंचायत है या लैंड होल्डर है तो वो सूट कर सकता है फाइल इजेक्टमेंट का। यहाँ पर ये बता रखा है कि आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है असामी को कि आप सूट फाइल करने जा रहे हो। लैंड होल्डर जो है वो लैंड होल्डर में इन सूट ऑफ फॉर इजेक्टमेंट ऑल्सो क्लेम एरियर और रेंट। जैसे कि जो लैंड होल्डर है वो जो सूट कर रहा है इजेक्टमेंट का, तो उसके पास ये राइट है कि वो सूट फॉर रेंट के लिए भी क्लेम करे, कि उसको एरियर और जो रेंट का बकाया बचा है वो भी उससे ले सके। फोर्थ बताता है ए लैंड होल्डर में विदाउट सुइंग द इजेक्टमेंट सू द असामी फॉर एरियर ऑफ लैंड, कि लैंड होल्डर के पास ये भी राइट है कि वो बिना इजेक्टमेंट के भी, देखो अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि उसको इजेक्टमेंट का अगर वो सूट फाइल कर रहा है अगेंस्ट द असामी, अगर वो सूट फाइल नहीं कर रहा इजेक्टमेंट के तो भी लैंड होल्डर के पास ये राइट है कि वो क्लेम कर सकता है एरियर और रेंट के लिए, कोई पैसा जो बकाया हो या रेंट बच गया उसके लिए। सेक्शन 132 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें ये है राइट टू क्रॉप्स एंड ट्रीज। जैसे कि मान लो मैं एक ए पर्सन है, ए ने अपनी लैंड बी को दी है, बी इज असामी, और अब उसने ना वहां पर ट्रीज उगा दिए या कोई कल्टीवेशन कर रहा है, तो जो उसका क्रॉप है या कोई ट्री है तो इसका जो राइट है वो कैसे कवर होगा। जैसे कि मान लो बीच में मुझे इजेक्टमेंट का कर रहा है ए, कि इजेक्टमेंट का सूट फाइल कर रहा है, तो मैं किस चीज पे क्लेम कर सकती हूँ, तो मेरे पास राइट है राइट टू क्रॉप और ट्रीज का। तो ये किसके पास राइट होता है, असामी के पास। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, अगर जैसे कि मान लो असामी के ऊपर डिक्री आई है कि आपको इजेक्टमेंट करना है, आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी खाली करनी है और आपको कॉम्पनसेशन पे करना है क्योंकि आपने लैंड को डैमेज किया, तो असामी अगर जो ट्री और क्रॉप का जो भी अमाउंट है, मतलब वैल्यू जो है वो इक्वल है या उससे ज्यादा है, अगर इक्वल होगी या इक्वल से ज्यादा होगी। अब क्या इक्वल से ज्यादा होगी, जैसे कि मान लो बी असामी है और उसका जो एरियर और रेंट था वो 20,000 का था, कि उसको 20,000 लैंड होल्डर को देने हैं, बट जो ट्री और क्रॉप्स है उसकी जो वैल्यू है वो 15,000 की है, तो क्या होगा यहाँ पर असामी लैंड होल्डर को 5,000 रुपए देगा अपने 20,000 को फुलफिल करने के लिए। ऐसी सेकेंड कंडीशन बता रहा है कि सेकेंड कंडीशन में ये बोल रखी है कि अगर उसका जो अमाउंट है, डिग्री ऑफ द अमाउंट जो आया है वो लेस देन द वैल्यू ऑफ द ट्री और क्रॉप्स है, मतलब अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्री और क्रॉप्स की वैल्यू ज्यादा है और जो असामी है उसको पैसे कम देना है, तो क्या होगा यहाँ पर जो लैंड होल्डर है वो बकाया पैसा, जैसे कि 20,000 का था, मैंने 20,000 वो एरियर बोला ना, बट अब यहाँ पर मान लो कि जो ट्री और क्रॉप्स है वो 40,000 के हैं, उसकी वैल्यू 40,000 है, तो क्या करेगा लैंड होल्डर उसको जब बेचेगा तो 20,000 अपने पास रखेगा और 20,000 असामी को वापस करेगा। अब थर्ड कंडीशन में देखो क्या है, मान लो असामी को डिक्री मिल गई इजेक्टमेंट का, अब वो राइट ऑफ द क्लेम कर रहा है क्रॉप्स का और ट्रीज का, अब जो लैंड होल्डर है वो देना नहीं चाहता, वो कहता है अब इसने खाली तो कर दिया, अब इसको क्या जरूरत है उसकी ट्री की और क्रॉप्स की, मैं इसको अपने पास रखूंगा। तो यहाँ पर ये बात बोल रखी है कि असामी के पास, असामी को एक और जो हमारा कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट होगा, वो क्या एक ऑप्शन दे देगा, उसको एक राइट दे देगा कि आपके पास राइट है कि आप इस ट्री और इस क्रॉप्स को जब ये मैच्योर हो जाए तो आप इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस में लिखा हुआ है कि आप किसी भी जो कल्टीवेट, आप कोई भी क्रॉप उगा रहे हो तो उसको जब तक वो मैच्योर ना हो तब तक आप उसे कट नहीं कर सकते, तो आप इसके अंदर उसे कट करेंगे, कट करने का राइट असामी को दे देंगे। तो इसके अंदर वही बातें लिखी है, आप एक बार अपने बेरेक्ट से पढ़ लेना, मैं इजी वे में शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। 133 में बोल रखा है सूट फॉर इंजंक्शन कंपनसेशन एक्सेट्रा, कि आप असामी के अगेंस्ट में इंजंक्शन का सूट भी फाइल कर सकते हो या कॉम्पनसेशन का। क्यों करोगे, जैसे कि मान लो, और पहले बात तो आपको किस सूट अगेंस्ट, किस एसडीओ ऑफिसर के पास आपको सूट फाइल करना है, किसके अगेंस्ट में, असामी के अगेंस्ट में। किस लिए, अगर आपको कोई इंजंक्शन चाहिए या आप कॉम्पनसेशन चाहते हैं, तो इंजंक्शन किस लिए, अगर जैसे कि मान लो असामी है, असामी उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज के, एग्रीकल्चर जो है उस पर्पज से नहीं यूज कर रहा, किसी अदर पर्पज से यूज कर रहा है, तो आप इंजंक्शन का मांग लोगे, उस पर इंजंक्शन, उस पर रोक लगा दोगे। सेकेंड, आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हो कि क्योंकि आप किसी और पर्पज के लिए वो यूज कर रहा था, जो आपकी लैंड है उसको डैमेज हुआ हो या कोई वेस्ट हुआ हो या उसने किसी अदर पर्पज से यूज किया है, उसमें और कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो उसके लिए आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हो।
या फॉर रिपेयर ऑफ द वेस्ट ऑफ डैमेज कोस्ट टू द लैंड, या रिपेयर उसको करवाने के लिए, या उसका जो डैमेज वेस्ट हो गया है उसके लिए भी आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, या आप इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द असामी। यहाँ पर ये बता रखा है सेक्शन 134 में ये बात है, इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन ऑक्यूपाइंग लैंड विदाउट टाइटल, बिना टाइटल के आप उस लैंड में ऑक्यूपाई करके रह रहे हो एज अ असामी, आपको असामी का टाइटल नहीं दिया, आपको लैंड नहीं दिया, बट आप तो भी रह रहे हो, तो आपके पास, आपके ऊपर भी सूट फॉर इजेक्टमेंट हो सकता है, पर्सन कर सकते हैं आपके ऊपर। अब यहाँ पर ये है कि उसको कितना पे करना पड़ेगा, कितना पे नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही है, क्योंकि आप विदाउट टाइटल रह रहे हो तो ऑब्वियसली आप एडवर्स पोजीशन आपके पास है, तो ये जो आपका सूट जो इजेक्टमेंट का है वो एसडीओ के पास किया जाएगा, और जो भी पैसा कितना पैसा आपको देना है या कितना नहीं, तो वो कलेक्टर जो है, कलेक्टर ने लिस्ट बनाई होगी, उसकी नॉट लेस देन 5%, 5% से कम नहीं होना चाहिए जो कॉम्पनसेशन आप पे करेंगे, मतलब जो असामी है जो, या जो एडवर्स पोजीशन जिसके पास है वो। और यहाँ पर ना एक बात और बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये बोल रखा है कि ऐसा कोई सूट कर रहा है जिसके पास टाइटल नहीं है और उस पर्सन के इजेक्टमेंट के लिए आप सूट कर रहे हैं, तो इसमें नेसेसरी पार्टी बनानी पड़ेगी। किसको नेसेसरी पार्टी बनानी पड़ेगी? स्टेट गवर्नमेंट को और ग्राम पंचायत को। 135 जो है वो रिपील हो चुका है। 136 में बोल रखा है इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर ऑफ गांव सभा लैंड। अगर आप ट्रेसपासर है, किसी गांव सभा के लैंड पर अगर आप रह रहे हैं, तो आप इजेक्टमेंट का सूट फाइल कर सकते हैं एसडीओ को। एसडीओ खुद भी कर सकता है, एसडीओ को लगता है कि हाँ मतलब भाई यहाँ पर इसका तो लैंड था नहीं, ये गांव सभा की प्रॉपर्टी और यहाँ पर ये रह रहा है, तो खुद भी कर सकता है, या एप्लीकेशन अगर ग्राम पंचायत कोई लगा रही है तो भी कर सकता है। और क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉन्ट्राविन कर रहा है बहुत सारे प्रोविजंस को, तो कर सकते हैं। इसमें कुछ कैटेगरी दी हुई है, देखो एनी लैंड, देखो यहाँ पर लैंड बता रखा है कि कौन कौन सा लैंड है। जैसे कि अगर कोई हमारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग या टाइम इन बिंग फोर्स बता देगा कि ये ग्राम पंचायत की लैंड है, तो आप उसमें ट्रेसपास कर रहे हो, या इस लोकल अथॉरिटी आपको या ग्राम पंचायत आपको बता रही है, या सेक्शन 17 के अंदर दिया हुआ है वो। यहाँ पर एक चीज है, नो पर्सन शैल बी एविक्टेड फ्रॉम एनी लैंड अंडर दिस सेक्शन अनलेस एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू शो कोज। यहाँ पर उस पर्सन को जब तक नहीं निकाला जाएगा, जब तक उसको शो कोज, उसको रीजन ना दे दिया जाए कि आपको क्यों निकाला जा रहा है, आपको पूरा प्रूफ देना कि हाँ वो उसका लैंड नहीं है। इन एविक्टिंग अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन द एसडीओ ऑफिसर में यूज ऑफ कोर्स टू बी यूज सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी। और एसडीओ के पास ये पावर है कि उसको एविक्ट, उसको अलग हटाने के लिए वो फोर्स भी यूज कर सकता है। यहाँ पर जो लैंड यूज किया गया है वो ट्री अदर इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया गया है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो असामी के पास रेमेडी मिलती है, असामी के पास, या आप बोल सकते हो किसी, जैसे कि कोई ट्रेसपासर है जो बिना उसके रह गया या विदाउट टाइटल वो रह रहा हो, मतलब जिसके ऊपर आप इजेक्ट, जिसको इजेक्ट का मैंने अभी तक बताया ना कि आप किसके अगेंस्ट में इजेक्ट कर सकते हो वो, तो रेमेडीज उन पर्सन को मिली जो इजेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि असामी पहले हो रहा था, तो असामी इजेक्टेड और एप्रीहेंडेड इजेक्टमेंट फ्रॉम द प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग पोजीशन लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। अगर उसके ऊपर जो इजेक्टमेंट है जो आप सूट फाइल कर रहे हो वो रॉन्गफुली फाइल कर रहे हो, तो जो वो लैंड है वो अभी भी असामी के पोजीशन में होगी और उसको दे दी जाएगी, क्योंकि आप रॉन्गफुल इजेक्टमेंट कर रहे हो, उसका जो ग्राउंड है कुछ मैच ही नहीं कर रहा है वो। द कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्गफुल डिस्पोजेशन, अगर आपके ऊपर इजेक्टमेंट का रॉन्गफुली मतलब वो डिस्पोजेशन का वो अपराध लगाया गया है, सूट फाइल किया गया, तो आप कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। क्योंकि और आप कॉम्पनसेशन कितना लेंगे? आप कॉम्पनसेशन उतना लेंगे, जैसे कि मान लो आपके पास लैंड है और आप एग्रीकल्चर काम कर रहे हो और दो तीन महीने के लिए आपका इजेक्टमेंट हो गया, फिर आपने प्रूव किया कि ये तो रॉन्गफुल इजेक्टमेंट है, तो 3 महीने का जो भी जितना भी आप उससे अर्न कर रहे हो, तो या आपका डैमेज हुआ है, तो आप उतना कॉम्पनसेशन ले सकते हो लैंड होल्डर से या जो इजेक्टमेंट का सूट फाइल कर रहा है उससे। वेयर अ डिक्रीज पास फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्गफुल disposition but not for possession for compensation awarded shall be for whole period during which the Assami was entitled to remain possession। तो जितना उसके पास, ये वही बात है कि जब उसके पास पोजीशन था, जितना वो अर्न कर सकता था, आपने उतने टाइम तक उसको इजेक्ट कर दिया, तो वो उस चीज के लिए कॉम्पनसेशन लेगा, जो मैंने आपको पहले बताया। आई होप आपको इजेक्टमेंट का टॉपिक एक छोटी सी वीडियो में बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।